Good morning, ma'am. Good morning, beta. Kavyansh is not added to the mic. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Kavyansh. Tell me up till where we have done. बेटा आवाज नहीं आ रही? बेटा कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. हम पूछ रहे हैं कल कहाँ तक करा था हम लोगों ने? मैम हमने कल कुछ नहीं। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो? मैम कल तो क्लास ही नहीं हो पाई थी। नहीं बेटा 4 रिकॉर्डिंग्स हुई हैं जूम क्लास की कल। मैम उसमें हमारे बाबा डिस्कनेक्ट हो रहा था। हाँ वो चीज अलग है, पर मैं तो क्लास ले ही रही थी। चलो कोई नहीं, हम ऐसा करते हैं। आई थिंक उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, पढ़ना शुरू करा था हम लोगों ने कल, राइट? Yes, ma'am. उसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अजीत। Okay, can you all see the screen? No मैम। No, ma'am. Wait. Just a second. Yes. Now can you see? मॉर्निंग मैम। Good morning. यस मैम। ये क्या है? एक मिनट। Okay. I think page 110 we have to read from, right? मैम 113। Sorry, 100. Yes, ma'am. Okay. Here. Right? The age of Indian. Good morning, ma'am. Good morning, Bhumika beta. यस मैम। Good morning. ठीक है, देखो बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले तो मुझे आपको ये समझा लेने दो कि एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल क्या था। हम जब इंडियन टेक्सटाइल, एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं बेटा उस टाइम पीरियड की जो कि प्री कॉलोनियल पीरियड है। मतलब इंडिया एक कॉलोनी बनने के पहले, इंडिया में कॉलोनी बनने से पहले
किस तरीके का मतलब जो है वो था, किस तरीके की इंडियन टेक्सटाइल्स जो थी उनका उसका क्या इन्फ्लुएंस था, उसका क्या व्हाट डू यू कॉल पोजीशन थी इन द वर्ल्ड। अगर आप देखो, आपने बाकी अपनी पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो इंडियन वो था, वो सिल्क और कॉटन था, वो कितना ज्यादा जो है इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करता था। हर कॉटन तो देखो सब जगह प्रोड्यूस होता था, पर जो जो फाइनेस्ट ऑफ द क्वालिटीज होती थी कॉटन की, वो केवल इंडिया में प्रोड्यूस होती थी। और जानते हैं उसका इतना ये इतना ज्यादा पॉपुलर था, इतना ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी थी, इतना ज्यादा ये फेमस था कि अर्मेनिया, जो कि कहाँ पे था, रशिया में है, पर्शिया, ठीक है, ये सब यहाँ से इतनी दूर से मर्चेंट्स आते थे अपने साथ, किसको लेके, कैमल्स को लेके, क्योंकि ये जो कॉटन के बेल्स होते थे ना, कॉटन रॉ कॉटन जो था, उसको ये भर के ले जाते थे। देखो हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, न्यू शेयर, ये देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स कैरिड ऑन कैमल वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सूरत पोर्ट। ये आपको दिख रही है पिक्चर बेटा, क्लास, आर यू एबल टू सी द, Yes, ma'am. देखो ये कैमल Yes, बैग, ma'am. Yes. इस तरीके से कैमल बैग के ऊपर जो है ये सामान, ये कॉटन के जो वो होते थे, रॉ कॉटन जो होती थी, कॉटन के बेल्स जो है उनको कैरी करके ले जाते थे, ठीक है। और एक तो ये तो हो गया आपका लैंड रूट से, ठीक है। फिर नीचे सूरत पोर्ट लिखा हुआ है, ये है आपका सी रूट से, मतलब किस तरीके से पानी के द्वारा भी जो है इस तरीके से एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स वर कैरिड ऑन कैमल बैक वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थ्रू माउंटेन passes एंड अक्रॉस डेजर्ट्स, एंड अ वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। ये प्री कॉलोनियल पोर्ट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? एनीथिंग यू नो अबाउट प्री कॉलोनियल पोर्ट्स? No, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. क्या जानते हैं बताओ Ma'am. बताओ। हम्म, Old ports. हाँ हाँ, Ma'am, old ports. पोर्ट्स, एग्जैक्टली। प्री कॉलोनियल का मतलब हुआ वो पोर्ट्स जो कॉलोनियल रूलर्स के आने से पहले ऑपरेशन में थे या जिनसे ऑपरेट किया जाता था, ठीक है। हम सबको पता है कि आपको याद होगा क्लास 7th में हमने पढ़ा था अबाउट सूरत पोर्ट, अबाउट हुगली पोर्ट, अबाउट, Yes, ma'am. ठीक है, याद है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. तो ये जो प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थे वो बहुत ज्यादा उस समय पे पॉपुलर थे। अगर आप देखो अगर हम आपको ये दिखाएं मैप, कैन यू सी दिस मैप? Yes, ma'am. इस मैप में Yes, ma'am. और दिखाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखिए अगर आप ये देखो, ये सूरत, ठीक है, ये मसूलीपट्टनम, ये आपका हुगली पोर्ट, ये 3 पोर्ट बड़े कॉमन फेमस पोर्ट थे। जैसे अगर हम बात करते हैं गुजरात पोर्ट की, तो गुजरात से सूरत पोर्ट जो था उससे हमारे जितने भी ये वेस्ट के कंट्रीज थे, मस्कैट हुआ, फिर आपका पर्सियन गल्फ हुआ, ये आपका माछा हुआ, ये जितनी भी आपकी अरेबियन कंट्रीज थी, वहां पे जो है सूरत पोर्ट से ट्रेड होता था। और जितनी भी आपकी ईस्टर्न कंट्रीज थी, मतलब आपके ईस्ट में जो कंट्रीज पड़ती थी, वहां पे हुगली पोर्ट से होता था और आपका मसूलीपट्टनम से होता था, जो कि कोरोमंडल कोस्ट पे जो पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग को पता ही है बेटा। Yes, ma'am. तो ये जो प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थे ये काफी काफी फेमस थे, क्योंकि इन्हीं के रास्ते जो है सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। और अगर हम बात करते हैं हिमालयन एरियाज की, तो आप ये देखो, ये जो हिमालयन रीजन है हमारा, ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये पूरा इधर जो ट्रेडिंग, ये हर्ष, ये देखिए यहाँ से ट्रेड होता था, ठीक है, ठीक है, राइट क्लास? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? Ma'am, which part? हाँ जी Ma'am, in which part of Himalaya? बेटा, ये हिमालयाज देखो ना, हिमालयाज के पासेस जो थे सेंट्रल एशिया के जो क्लोज थे, वहां से जो है ये
होते थे, ठीक है। ओके मैम। चलिए, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को ना? यस मैम। ठीक है, चलिए अब आप आ जाते हैं हम लोग वापस पीछे वाले पे। जो कह रहा है कि जो प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थे वो काफी ज्यादा बिजी पोर्ट्स हुआ करते थे, बिजी रूट्स हुआ करते थे फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, ठीक है। आप सोचो वो इसलिए क्योंकि कॉटन और सिल्क हमारे कंट्री का वर्ल्ड फेमस था और इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो टेक्सटाइल जाता था वो यहीं से जाता था, ठीक है। अब ये तो पॉपुलैरिटी थी हमारे कॉटन की और हमारे सिल्क की, ठीक है। दूर दूर से लोग आते थे। अब आप ये देखो, इन्होंने बताया है कि सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स. Masuliputam on the Coromandel coast and Hooghly in Bengal had trade links with Southeast Asian ports. इतना क्लियर हुआ? यस यस मैम। अब हम Yes, आते हैं, ma'am. Yes, ma'am. कौन लोग इनको कैरी करते थे, मतलब ये जो ट्रेड था हमारा, ये किसके थ्रू होता था, ठीक है। अब जैसे किसी भी काम को करने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे कंट्री में ये जो ट्रेडिंग होती थी ऑफ सिल्क एंड कॉटन, ये इंडियन मर्चेंट्स थे उसमें इन्वॉल्व और बैंकर्स थे उनमें इन्वॉल्व और एक्सपोर्टर्स थे, ठीक है। मर्चेंट्स, बैंकर्स और एक्सपोर्टर्स, ठीक है। यस मैम। ये पूरा एक नेटवर्क की तरह काम करता था। जस्ट अ सेकेंड, अब ये नेटवर्क जो था क्या था नेटवर्क के, इस नेटवर्क में इंडियन मर्चेंट्स हुआ करते थे। ये इंडियन मर्चेंट्स वो थे जो गांव देहात में जाके जगह जगह जाके टेक्सटाइल्स को इकट्ठा करते थे, कॉटन के और सिल्क के। उसके बाद बैंकर्स जो थे ये इनको फाइनेंस करते थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो नेटवर्क था एक्सपोर्ट ट्रेड का, इसमें फाइनेंसिंग थी। कैन यू सी दिस? देखो इसमें फाइनेंसिंग थी, इसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व था, इसमें कैरिंग ऑफ गुड्स एंड सप्लाइंग ऑफ एक्सपोर्टर्स, ये 4 चीजें इन्वॉल्व थी, ठीक है। ये लोग जो थे, बैंकर्स पैसा देते थे, ठीक है, और इंडियन मर्चेंट्स जो थे ये प्रोड्यूस्ड गुड्स को जो है वो एंश्योर करते थे कि लोगों तक पहुंचे। ये जो है आपका शिपमेंट लेके आते थे, कहाँ पे? ये लोग पोर्ट्स पर लेके आते थे और वहां पे एक्सपोर्टर्स होते थे, वहां पे कुछ मर्चेंट्स होते थे जो कि इन सामानों को एक्सपोर्ट करके ले जाते थे दूसरी कंट्रीज में, ठीक है, या दूसरी कंट्रीज के मर्चेंट्स होते थे जो यहाँ से सामान लेके जाते थे, ठीक है। आप ये समझ लो कि 1750 तक जो था ये पूरा आपका जो इंडियन नेटवर्क जो था ये ट्रेडिंग का, 1750 से पहले जो था ये पूरा का पूरा इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे और 1750 के बाद जो है ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। अब ये टूटना क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे कारण ये था कि जो है हमारे कंट्री में जब मुगल रूल किया करते थे, क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि मुगल एरा में या मुगल रूल के टाइम पे बहुत सारे जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे या आपके जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया आए और उन्होंने क्या करा, इन इंडियन रूलर से, जो किंग्स हुआ करते थे, इनसे परमिशन ली सो दैट दे कुड यू नो ट्रेड। अब वो ट्रेड के लिए उन्होंने कहा भाई हम लोग जो है बड़े, मतलब हम लोगों के पास कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं, तो आप हमें कंसेशन दो, आप हमसे जो है एक्साइज ड्यूटी या कुछ ऐसे पैसे चार्जेस मत करो, जो भी आप चार्ज करोगे वो बेयर मिनिमम चार्ज करो। और कई बार अगर आपको याद हो ये जो आपका सिराजुद्दौला बंगाल में फारूक सियार जो था, ही वाज लेटर मुगल रूलर, तो इन लोगों ने क्या करा था, इनको फ्री में परमिशन, फरमान जारी कर दिया कि इनको परमिशन फ्री में दे दी, कहा यस मैम। फीस ही नहीं लेंगे कि जो है आप ट्रेड करो, ठीक है। तो इस चीज का बेनिफिट इन लोगों को मिला और धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स थे इनका दबदबा जो है इस पे कम होता गया, इनकी जो इंपॉर्टेंस थी, इनका जो कंट्रोल था ओवर द एक्सपोर्ट, वो जो है खत्म होते गया। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. अब डिक्लाइन ऑफ द एंड राइज ऑफ द न्यू, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो पुराने पोर्ट्स थे, क्योंकि ये जो पुराने पोर्ट्स थे ये वो पोर्ट्स थे जो कि आपका मुगल रूलर्स वगैरह इसको यूज करते थे और ये बड़ी कंट्रोवर्शियल रहते थे, क्योंकि जब तब जो है यहाँ पे क्या होता था, डकैती पड़ जाती थी। जैसे वो ये होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक दूसरे का सामान लूटने का, उसे खराब करने का जो है ये लड़ाई थी मराठास और मुगल्स में।
तो इस चीज को ये जो ब्रिटिश थे ये इस चीज को जो है अपने साथ प्रैक्टिस नहीं करने देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, जब बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ और जब बंगाल पे इन्होंने अपना कंट्रोल गेन कर लिया, तो उन्होंने क्या करा, कोलकाता पोर्ट नया बनाया और आपका सूरत की जगह, जो सूरत से जो काम होता था, ट्रेडिंग होती थी, उसको ये लोग बॉम्बे पोर्ट में लेके आ गए। ठीक है, मुंबई पोर्ट भी डेवलप हो गया था, हमने पढ़ा है ना, मुंबई एज अ सिटी डेवलप हुई थी। Yes, ma'am. जानते हैं एक मजेदार चीज क्या है, जो मुंबई है, ये जो ब्रिटिश कंपनी का ऑफिशियल थे, इनको एक राजा को जो है ये सिर्फ 10 रुपए में दिया गया था बॉम्बे एज अ गिफ्ट। मतलब उस टाइम पे बॉम्बे जो का जो एग्जिस्टेंस था वो इसीलिए था कि वो जब बॉम्बे एज अ सिटी बनाई गई और उसको एक राजा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जब इंडिया आए थे तो उनको ये गिफ्ट कर दिया गया था बॉम्बे। ठीक है, तो जब बॉम्बे पोर्ट जो, राजा को। हाँ हाँ, राजा को गिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि भाई वो विजिट करने आए थे पहली बार। ये जो ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ये भी उन्हीं के स्वागत में बनाया गया था। ठीक है, Okay, ma'am. तो अब क्या हुआ कि बॉम्बे और जो है आपका ये जो कोलकाता है, ये नए पोर्ट्स जो हैं ये ब्रिटिश ने जो है डेवलप करे, और जो पुराने पोर्ट्स थे वहां से टोटली जो है एक्सपोर्ट खत्म हो गया। धीरे धीरे इन कंपनीज ने क्या करा, सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जो भी ट्रेडिंग होती थी, जो इंडियन मर्चेंट्स कर रहे थे या बैंकर्स कर रहे थे, उन सबसे अपने कंट्रोल में लेके, और जब ये सूरत और हुगली के पोर्ट्स बेकार हो गए, जब इनके इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, ट्रेड नहीं हो रहा था, बॉम्बे और कलकत्ता नए बन गए थे, तो जो कॉलोनियल पावर्स थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। और ये जो ओल्ड पोर्ट से न्यू पोर्ट में जब शिफ्ट करे इन लोगों ने, तो वो कॉलोनियल पावर की ग्रोथ को बता रहा था कि जो कॉलोनियल रूलर्स हैं वो कैसे धीरे धीरे पावर में ग्रो कर रहे हैं और किस तरीके से वो हर चीज को अपने हाथों में लेकर कंट्रोल कर रहे हैं। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. फाइन, Yes, ma'am. चलिए। Yes. हाँ, अब क्या हुआ, अब आप ये देखो, ये जो मैप है कॉम्पिटिटर्स ऑफ कॉटन ट्रेड इन इंडिया। जानते हैं जब इंडिया में ट्रेडिंग हो रही थी, जब इंडिया में ब्रिटिश ने अपने आप को इस्टेब्लिश करा, उससे पहले, मतलब कंप्लीटली इस्टेब्लिश करने से पहले, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, डेनिश, ये सारे जो यूरोपियन पावर्स थी, इन्होंने भी इंडिया की कुछ एक पार्ट्स में अपनी कॉलोनीज को इस्टेब्लिश करा हुआ था। पूरा का पूरा इंडिया जो था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं था। पहले अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज के जो है वो कॉलोनी अलग अलग कैप्चर। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो इंग्लिश मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो आई यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, उसमें जो ब्रिटिश जो थी, उन्होंने क्या करा, इन कंपनीज को खत्म करने के लिए आपस में ये लोग क्या करते थे जानते हैं, जब इनकी शिप्स जाती थी सामान लेके, तो उनको या तो वो पानी में ही ड्राउन करवा देते थे, डुबा देते थे, जिससे कि उनको नुकसान हो और फर्दर आगे वो ट्रेड ना करें। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ जानते हैं, सारे लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए कि हम जो है इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। एक तो पॉलिटिकली भी इन लोगों ने अपने आप में कंट्रोल कर लिया था, और दूसरा ट्रेड को भी अपने हाथ में ले लिया था। दिस मच इज क्लियर एंड अंडरस्टूड? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ये काम करते हैं, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं, है ना। कैन वी हैव नवजोत रीडिंग? नवजोत, आर यू देयर? Yes, ma'am. पढ़ो बेटा। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। A variety of Indian merchants and bankers were involved in the network of export trade, financing production, carrying goods, and supplying exporters. By the 1750s, this network, controlled by Indian merchants, was breaking down. नेक्स्ट, I'm done. हाँ नेक्स्ट, कैरी ऑन। डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट। Decline of old ports and the rise of the new ones. The European companies gradually gained power. This resulted in a decline of the old ports of Surat and Hooghly, through which local merchants had operated. Exports from these ports were dramatically. The credit that had financed the earlier trade began drying up, and local bankers slowly went bankrupt. While Surat and Hooghly decayed, Bombay and Kolkata grew. This shift from the old ports to the new ones was an indicator of the growth of colonial power
trade through the new ports came to be controlled by European companies and was carried in European ships. I'm done. ठीक है, anything in this to be explained? मैम Yes बेटा. मैम ये ओल्ड पोर्ट से न्यू पोर्ट पे एक्सपोर्ट क्यों किया? बेटा बताया तो, क्योंकि कॉलोनियल रूलर्स बढ़ रहे थे, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स ने क्या इंश्योर करा, उन्होंने कहा अगर हम पुराने पोर्ट से ट्रेड करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी लोगों का मतलब वहां पे ऑलरेडी इंडियन मर्चेंट्स करते हैं वहां से, तो बोले वहां पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ज्यादा, तो उन्होंने नए पोर्ट्स बना दिए और नए तरीके से नए सिरे से ट्रेड करना शुरू कर दिया. ठीक है, क्लियर? यस मैम. चलिए चलिए, कैन वी हैव काव्यांश रीडिंग? Yes, ma'am. What happened to weavers? Way adopted by the company officials to ensure regular supplies of cotton and silk textile for the Indian weavers. Once the East Indian Company established political powers, it could assert a monopoly right to trade. It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competitions, control cost, and ensure regular supplies of cotton and silk goods. This is through a series of steps. The company tried to eliminate the existing traders and broke by appointing a paid servant called a gomastha to supervise weavers, collect supplies, and examine the quality of cloth. हाँ जी, अब हम It prevented हाँ, कैरी ऑन. It prevented company weavers from dealing with the buyers by the system of advances. Those who took advance had to hand over the cloth they produced to the gomastha. They could not take it to any other trade. फाइन. अब इसमें क्या था कि जो वीवर्स थे, जो पहले इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स के लिए काम कर रहे थे या जो एक्सपोर्टर्स के लिए काम कर रहे थे, धीरे धीरे क्या करा ब्रिटिश ने, क्या करा उन्होंने गोमस्थास जो है उनको बना रखा. ये गोमस्थास क्या हुआ, कौन होते थे? ये वो लोग होते थे जो कि कंपनी के लिए काम करते थे, पर ये होते गांव वालों के लोगों के बीच में से ही थे. जैसे पहले मर्चेंट्स काम करते थे ना, एग्जैक्टली वैसे ये लोग भी काम करते थे. पर ब्रिटिश जो थे उन्होंने ये पाया कि ये जो गोमस्थास हैं ये गांव वालों का बहुत फेवर करते थे. ये मतलब ये जो है टाइमली उनसे सामान नहीं ले पाते थे, फिर पैसे उनको ज्यादा दे देते थे. तो ब्रिटिश जो ऑफिशियल से उन्होंने क्या करना शुरू करा, कॉलोनियल रूलर्स ने, उन्होंने पहले तो भाई विलेज के अंदर के लोगों को बनाया जाता था. अब उन्होंने क्या करा, बाहर से जो है लोगों को अपॉइंट करना शुरू करा ताकि वो लोग इन लोगों के ऊपर एक नजर रख सके, सर्वेलेंस कर सके कि भाई ये लोग टाइमली सामान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. प्लस ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक काम और शुरू करा, उन्होंने ये एंश्योर करने के लिए कि भाई ये जो वीवर्स हैं ये किसी और को अपना क्लॉथ ना बेचें, इन्होंने क्या करा, सिस्टम ऑफ एडवांसेस शुरू करा. इस सिस्टम ऑफ एडवांसेस में लोग क्या करते थे, उनको पहले से ही पैसे दे देते थे कि भाई तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है, तो वो कहते थे हमें एक सर्टेन अमाउंट की जरूरत है, तो वो कहते थे ठीक है तुम लोग रखो, और फिर उनको ये वार्न करते थे कि ये पैसा तुम वापस करोगे हमें, और अगर तुमने किसी और को अपना कपड़ा बेचा तो हम तुम्हारे ऊपर और इंटरेस्ट लगा देंगे, मतलब जो है तुम्हारा लोन अमाउंट बढ़ा देंगे. तो इन सब चीजों से उनको एक्सप्लॉइट करा. ठीक है, और फिर अपनी मर्जी के प्राइजेस पे उन्होंने उनसे कपड़े खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग जो थे, जो वीवर्स थे, इन्होंने एडवांसेस लेना शुरू कर दिया इन लोगों से. अच्छा, और जो गोमस्ता जिनको बाहर से जो आउटसाइडर्स थे, उन लोगों के मन में कोई दया दृष्टि तो नहीं हुआ करती थी इन लोगों के मन में. उसका कारण ये था कि इन लोगों को लगता था कि भाई ये जो है इनकी कोई लिंक तो होती नहीं थी इन गांव वालों से, ना ही ये गांव वालों के गांव से बिलोंग करते थे. तो इनके मन में जो पहले वाले जो गोमस्ता थे उनके अंदर जो सिंपैथी या जो एक इमोशनल बॉन्ड था वो सब कुछ नहीं था. ये लोग ज्यादा क्रूअल थे, ये ज्यादा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे, और ये लोग क्या करते थे, अगर किसी वीवर ने सामान नहीं दिया तो उनकी पिटाई भी कर देते थे या अगर वो पैसा ज्यादा मांग रहे हैं या पैसा नहीं दे पाए, लोन जो एडवांस लिया है उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी पिटाई भी कर देते थे या कोड़ों से मारते थे उनको जो. ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जब हो गई तो मर्चेंट्स को इन्होंने अब क्योंकि भाई ये वीवर जो है किसी और को सामान अपना बेच नहीं पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि इनको बहुत कम पैसे मिलने लगे अपने काम के. धीरे धीरे इनकी मोनोपोली खत्म हो गई. इनका जो एक दबदबा था कि भाई हम अच्छा बनाते हैं, अच्छा बेचते हैं या अच्छा कमा लेते हैं,
वो सब खत्म हो गया बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल कंट्रोल। ठीक है, इस तरीके से जो वीवर्स थे उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे वीविंग छोड़ के बाकी दूसरे कामों को लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें तो जो है इनको कोई फायदा मिल नहीं रहा है। आई होप दिस इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट, कैन वी हैव सचिन रीडिंग? Yes, ma'am. हाँ, Often there were reports of clashes between weavers and Gomastas. Many weavers had small plots of land which now they had to lease out to others and devote all their time to weaving. Weaving requires the labor of entire family. Earlier, supply merchants had a close relation with the weavers. The Gomastas were outsiders. They acted arrogantly, marched into villages with sepoy and peons and punished weavers for delay in supply, often beating and flogging them. Beavers lost the space to bargain for price and sell to different buyers. The price now they received was miserable, low, and the loans they had accepted tied them to company. In many places, beavers deserted villages and migrated weavers along with traders revolted, began refusing loans, closing down their workshop, and talking to agricultural laborers. टेकिंग टू एग्रीकल्चर लेबर्स। अब क्या हुआ, जब इनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया तो क्या हुआ, जो मर्चेंट्स थे, जो वीवर्स थे, उन्होंने क्या करा कि जो है अपने गांव खाली कर दिए, वीविंग बंद कर दी और माइग्रेट कर गए। और दूसरा ये जो वीवर्स थे, इन्होंने जो ट्रेडर्स थे इनसे रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि हमें तुम्हारा लोन नहीं चाहिए, और अपनी वर्कशॉप्स को बंद कर दिया और इन्होंने स्विच कर दिया फ्रॉम वीविंग टू एग्रीकल्चरल लेबर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, चलिए ma'am. हाँ बताइए बताइए। मैम बोलो बेटा। मैम मर्चेंट्स ने कुछ नहीं कहा बेटे से। बेटा क्या करते हैं, उनकी कोई सही नहीं थी भाई, ब्रिटिश का कंट्रोल ज्यादा था और जो ब्रिटिश के प्रति लॉयल थे वो लोग ज्यादा हो गए थे। कुछ मर्चेंट्स जाके ब्रिटिश से मिल गए थे, तो वो अपने अपने मुनाफे का आधा पैसा उनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स को देना पड़ता था। एटलीस्ट उनकी रोजी रोटी चल रही थी। जो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए उन्होंने छोड़ दिया। भाई जब आपकी कहीं चल नहीं सकती है तो आप तो कुछ बोलना भी पसंद नहीं करोगे ना, फिर आप खामोशी से अपने हिसाब से चीजें करोगे। फिर सेम इन मर्चेंट्स के साथ था कि भाई जब हम बोल नहीं सकते, हमारे अंदर हमारी बात को कोई सुनने के लिए नहीं है, हमारे हिसाब से कोई काम करने के लिए नहीं है, तो बेस्ट ये है कि हम अपने हिसाब से काम करें। हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे फिर, है ना? यस मैम। उनको लगा कि भाई ठीक है, हम वीविंग छोड़ दे रहे हैं, हम ये काम छोड़ के किसी और काम में लग जाएंगे। भाई काम अगर करने की आपके अंदर वो है, अगर आप मेहनती हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, पर मेहनत करना है बस। मेन जो आपका जो मंत्र है वो मेहनत है, उसके अलावा कुछ नहीं, राइट? यस मैम। चलिए, एनीथिंग अप टिल हियर नॉट अंडरस्टूड? चलिए, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। कैन वी हैव ज़ैनब रीडिंग? Yes, ma'am. By the beginning of the 19th century, textile export from India declined. In 1811, the 12-piece goods accounted for 33% of India's export. By 1815 to 51, it was no more than 3%. As cotton industries developed in England, industrial groups began worrying about imports from other countries. They pressurized the government to impose important duties on cotton textiles. At the same time, industrialists import duties. persuaded. हाँ, पढ़ो, carry on. After the same time, industrialists persuaded the East India Company to sell British manufacturers in India, marketing as well. By 1850, cotton piece goods constituted over 31% of the value of Indian imports, and by the 1870s, this figure was over 50%. फाइन। अब वो ये कह रहा है कि मैनचेस्टर जो है
मैनचेस्टर, वेयर इज मैनचेस्टर, डू यू नो? मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री में गुजरात और महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ऐसे मैनचेस्टर में भी कॉटन टेक्सटाइल्स बहुत ज्यादा थी, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी। तो अब क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई जब तक इंडियन कॉटन मार्केट में है तब तक लंदन का, मैनचेस्टर का कॉटन कोई नहीं खरीदेगा। तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करना शुरू करा जानते हैं? इन्होंने इंडियन कॉटन को बहुत ही सस्ते दामों में खरीदना शुरू करा, रॉ मटेरियल को, और उसको इंग्लैंड में लाके प्रोसेस करना शुरू करा और यहाँ से गुड्स बना के मैनचेस्टर का ठप्पा लगा के जो है ये यूरोपियन मार्केट और इंडियन मार्केट्स में बेच रहे थे। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है। और जो इंडियन Yes, गुड्स, ma'am. जैसे जो इंडियन गुड्स आते थे बाहर सेल के लिए, कहा कि इनके ऊपर जो है आप एक्साइज ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज ज्यादा लगा दो, इनको महंगा कर दो, जिससे कि लोग इन्हें खरीदे ही ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ट्रेड हमारा 33% था इंडिया के एक्सपोर्ट्स का, वो मात्र 3% रह गया। ठीक, Yes, ma'am. ठीक है। इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है समझाने के लिए? क्लास Yes, ma'am. समझाने के लिए तो नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। Yes, No, ma'am. ma'am. चलिए, कैन वी हैव हर्ष रीडिंग? Yes, ma'am. यस बेटा। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटन वीवर्स इन इंडिया। Problems faced by cotton weavers in India. Their export market collapsed and the local market shrank. Being glutted with Manchester, imported goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. By the 1860s, weavers could not get sufficient supply of oak raw cotton of good quality. What is this oak raw cotton? कहाँ पे बेटा? It is written them sufficient supply of oak raw cotton. It is a brand of quality oak raw cotton. रुक जाओ एक मिनट। They could not get sufficient supply of रॉ कॉटन होगा, ये मिसप्रिंट है शायद, Yes, ma'am. ये मिसप्रिंट है बेटा। Of raw quality, of good quality, as raw cotton exports from India increased, the price of raw cotton shot up. Weavers in India were starved of supplies and forced the buyers for raw cotton to exorbitant prices. By the end of the 19th century, factories in India began production, flooding the market with machine goods. How could weaving industries possibly survive? राइट। अब इसमें क्या हुआ? कैन यू एक्सप्लेन दिस? एनीबडी इन द क्लास हु कुड एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ दैट जस्ट नाउ हर्ष हैज रेड? बेटा कह रहा है बेटा दिस इज रियली नॉट डन। इतना सिंपल लैंग्वेज में फिर भी यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। कैन वी हैव निहारिका एक्सप्लेनिंग दिस टू अस? माहीन, निहारिका, नवजोत, अक्षत शर्मा। अक्षत, आर यू देयर? मैम, हाँ जी। आप मेरे से मैम बोल रहे थे एक्सप्लेन नहीं करना। नहीं, हम कह रहे हैं अक्षत वगैरह से। अक्षत, आर यू देयर? Yes, ma'am. Beta, can you explain this problem faced by cotton weavers in India? What Harsh has read just now. मैम, Yes. मैम जो एक्सपोर्ट मार्केट थी वो मैम बढ़ती गई, और मैम जो लोकल मार्केट थी वो मैम छोटी होती गई, और हाँ। मैम जो अच्छी मैम चीज़ें थी वो बहुत सस्ते दामों में मैम बिकती थी। मैम मैम गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन, रॉ कॉटन का मैम मैम सप्लाई होता था, एंड मैम
और मैम इंडिया में एक्सपोर्ट रॉ कॉटन के जो एक्सपोर्ट्स थे वो मैम बढ़ते गए एंड मैम प्राइसेस कॉटन की मैम कम होती गई। ठीक है, इज शी करेक्ट क्लास? Yes, ma'am. नहीं, Yes, ma'am. कुछ बस एक जगह पे उसने गलत बोला। Ma'am, I can यस हर्ष, add. if you could explain. यस हर्ष। Yes, ma'am. Ma'am, the goods which were made by the ma'am, which Manchester imports were cheap, and ma'am, the weavers could not compete with them because the in India they were not so cheap. राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट था इंडियन वीवर्स का, वो कोलैप्स कर गया क्योंकि वहां पे मैनचेस्टर का गुड्स आ गए, ठीक है, प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई। इस वजह से इंडिया की जो वो कॉटन थी वो बाहर बिक नहीं पा रही थी, लोकल मार्केट्स खत्म हो गई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो इंपोर्ट गुड्स थे वो इतने सस्ते थे कि वीवर्स उनसे कंपटीशन कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। और by 1860s all the weavers, those who were there, they were not able to arrange sufficient cotton of good quality to produce fabric। तो इसकी वजह से भी जो मार्केट, जो वीवर्स थे, उन्होंने अपने काम को बंद कर दिया। फिर एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शूट अप। अब क्या हुआ, इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा रॉ कॉटन, तो उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ गए। वीवर्स जो थे उनको कच्चा माल मिल ही नहीं पा रहा था, रॉ मटेरियल मिल ही नहीं पा रहा था, और जो रॉ मटेरियल मिल रहा था उसके इतने हाई प्राइसेस थे कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 19th सेंचुरी का एंड आते आते जो इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी वो बंद होना, इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने गुड जो है उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू करा, और जो इंडियन मार्केट था उसमें पूरा का पूरा मशीन मेड गुड जो है वो लाकर वो लोग बेचने लगे, जिसकी वजह से जो इंडियन वीविंग इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाई। आई होप दिस मच इज क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब ये द्वारकानाथ टैगोर, दिनशा पेट, मैम, जमशेद, हाँ जी बेटा। मैम इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। बेटा इंडियन गवर्नमेंट तो थी नहीं, ब्रिटिशर्स थे, क्या करते, बेचारे परेशान हो गए वीवर्स। किससे जाके देखो, अब ऐसा होता है ना, अगर आपकी कोई परेशानी को सुनने वाला है, आपकी शिकायत को कोई सुनने वाला है तो आप शिकायत भी करो। पर जब आपको पता है कि जो लोग जिनसे आपको शिकायत है वही लोग ऊपर बैठे हैं शिकायत सुनने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि आपकी शिकायत के ऊपर कुछ काम हो पाएगा? नो। भाई आपको मेरी शिकायत करनी है कि शशि मैम अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, तो आप क्या मुझसे शिकायत ये कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, नो मैम। नहीं कर पाओगे ना, सीधी सी बात। तो इन लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि इन लोगों को ये बड़ी परेशानी थी कि ये अपनी प्रॉब्लम जाके किसको बोले। अगर किसी को बोलते हैं तो किसी थर्ड सोर्स के थ्रू उसे, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज है उन्हें पता चल जाएगा कि ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर पता चल गया तो जो थोड़ा बहुत काम चलता है वो भी बंद हो जाएगा, ठीक। तो उन्हें लगा कि भाई खामोशी से जो इससे बन पड़ता है वो काम कर लो, देयर इज नो पॉइंट क्रिबिंग, क्राइंग और कंप्लेनिंग, राइट? राइट Yes, क्या? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, one thing I want to make very clear, those children who are not attending the classes, if they are submitting the notebook also, no marks will be given to them. Second thing, you need to ensure that you are doing all the work in the notebooks, because this time notebook assessment is mandatory. You need to do your work in the notebooks, right? तो ये अपने फ्रेंड्स वगैरह को आप कन्वे कर दीजिएगा बेटा कि काम जरूरी है और हमें नोटबुक्स चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने जमा नहीं कराए हैं, बट प्लीज I'm doing it. ओके। meeting is going Yeah, to meeting is going to end any moment, so thank you for the class all of you. Today it was thank you, ma'am. Thank you. a smooth class. Thank you children. Tomorrow we'll Thank start you, from ma'am. the same topic, okay? Tomorrow we'll start from the same topic. Thank you Okay, class. ma'am. And try to interact, no, थोड़ा क्वेश्चनिंग करा करो ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी लगे हाँ बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में।